हो गई। चलिए वो 6 भेद कौन कौन से हैं एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। समास के 6 भेद। सबसे पहला समास है प्यारे बच्चों वो है अविभाव समास, दूसरा है आपका द्विगु समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास, चौथा है आपका तत्पुरुष समास, पांचवा है आपका कर्मधारय समास, छठा है आपका बहुव्रीहि समास। समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आए कि बताइए समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के 6 भेद यानी 6 प्रकार होते हैं। अविभाव, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार को आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ओके चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला समास से आराम से बस वीडियो को देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। पहला प्रकार है हमारा वो है अविभाव समास। क्या होता है अविभाव समास? अगर आप परिभाषा देखोगे तो वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग या अविभाव हो, यानी कि पहला पद उपसर्ग हो। उपसर्ग का मतलब क्या हो गया, जो शब्द के पहले लगे उसको कहते हैं उपसर्ग। प्रत्यय का मतलब जो शब्द के बाद लगे। तो क्या बोला कि जिसका पहला पद उपसर्ग हो या अविभाव हो उसी को हम लोग अविभाव समास कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलो ट्रिक देखते हैं। जिस शब्द से पहले बे लगा हो या यथा लगा हो या प्रति लगा हो या भर लगा हो या आ लगा हो, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों अविभाव समास। जैसे अगर हम यहां पर लिखेंगे आजन, हम क्या लिखेंगे आजन, तो आप बताइए ये कौन सा समास है? तो आपको पहले देखना है कि ये जन्म जो शब्द है इससे पहले क्या लगा है, आ लगा है। तो इसका मतलब है कि ये शब्द जो है आपका हो जाएगा अविभाव समास, क्योंकि हमने पढ़ा जिस शब्द से पहले बे लगा हो, यथा लगा हो, प्रति लगा हो, भर लगा हो या आ लगा हो, यानी कि शब्द से पहले अगर आ लगेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका अविभाव समास। अगर हम यहां पर लिखेंगे आमरण, अगर हम यहां पर लिखेंगे आमरण, तो अब आपको पूछेंगे बताइए कौन सा समास है, तो आप कहोगे सर मरण के पहले आ लग गया, इसका मतलब ये हो गया अविभाव समास। वेरी गुड। अब अगर प्यारे बच्चों हम एक शब्द लिखते हैं, ध्यान से देखो, हम यहां पर लिखे यथा संभव, क्या लिखे यथा संभव। अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे बताइए ये जो यथा संभव है ये कौन सा समास है, तो आप पूछोगे कि सर ये जो संभव शब्द है इससे पहले हमारा लगा है यथा, इसका मतलब संभव से पहले यथा लगा है, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी शब्द के पहले अगर यथा लगे तो वो आपका हो जाएगा अविभाव समास। हम आपको एक एग्जांपल देंगे, लिखेंगे बेअसर, क्या लिखेंगे बेअसर। असर का मतलब असर होना, बेअसर यानी कि असर शब्द के पहले क्या लगा है, बे लगा है। अब आपको पूछेंगे बच्चों बताइए ये कौन सा समास है, तो आप कहोगे कि सर ये अविभाव समास है। पूछेंगे कैसे, तो आप कहोगे कि सर असर शब्द से पहले बे लगा है। बहुत मजा आने वाला है, बस ध्यान से सुनो। यानी कि शब्द के पहले बे लगा, शब्द के पहले यथा लगा, शब्द के पहले आ लगा, तो ये शब्द आपका हो जाएगा अविभाव समास। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। आपको लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रत्येक, क्या लिखेंगे प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक मतलब सभी। तो ये जो प्रत्येक शब्द है ये कौन सा शब्द है? अब आप दिमाग लगाओ कि अरे ये पर कहां से आ गया। तो प्यारे बच्चों प्रत्येक को जब आप तोड़ोगे तो प्रति जोड़ एक बराबर प्रत्येक, यानी कि यहां पर जो प्रति है वो आपका है। तो इसका मतलब किसी भी शब्द के पहले अगर प्रति आ जाए तो ये हो जाएगा अविभाव समास। जैसे हम बोलेंगे प्रतिदिन, आपको हम क्या बोलेंगे प्रतिदिन, आपको बोलेंगे प्रतिदिन। अब आप कहो ये कौन सा समास है, तो आप कहोगे कि सर दिन से पहले प्रति लगा है, और हम जब जानते हैं कोई भी शब्द से पहले अगर प्रति लगे तो वो हमारा हो जाता है अविभाव समास। तो अविभाव समास ये समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। अविभाव समास कहीं पर भी अगर आ जाए यथा संभव, बेअसर, क्या आसान है? बहुत आसान है। चलिए एक और परिभाषा देखते हैं, या दोनों शब्द समान हो, यानी कि अगर दोनों शब्द समान है तो भी अविभाव समास ही होगा। कैसे? तो देखिए अगर हम कहेंगे रातों रात, अब आपको कहेंगे कि बच्चों बताइए ये रातों रात शब्द क्या सेम है, तो कहोगे बिल्कुल हाँ। कैसे? तो ध्यान से देखिए, ये भी रात है ये भी रात है, ये दोनों शब्द क्या है? समान है। यानी कि अगर दो शब्द समान हो तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों अविभाव समास। जैसे हम आपको कहेंगे लातों लात, क्या कहेंगे? लातों लात, लातों लात, किसी को पता है लात? तो लातों लात, इसका मतलब ये भी लात है ये भी लात है, इसका मतलब ये भी अविभाव समास। हम कहेंगे हाथों हाथ, हाथों हाथ काम हो जाएगा हाथों हाथ, तो ये हाथ है ये हाथ है, इसका मतलब ये दोनों शब्द समान है, मतलब ये हो जाएगा अविभाव समास। हम कहेंगे घर घर, घर घर दीपक जलेगा, तो घर घर ये दोनों शब्द समान है, इसका मतलब ये हो जाएगा अविभाव समास। यानी कि अगर दो शब्द समान हो, रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ये भी अविभाव समास होगा। या किसी शब्द के पहले बे लगे, यथा लगे, प्रति लगे, भर लगे या आ लगे, तो इससे इसी को प्यारे बच्चों अविभाव समास कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये सब कुछ सही है, लेकिन ये जो आ है ये आ,
आ सिर्फ दो ही शब्द से पहले लगना चाहिए। आ से सिर्फ दो ही शब्द बनेगा। कौन कौन सा शब्द बनेगा? चलिए अब हम लोग उदाहरण देखते हैं, यहां पर चीजों को समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमने क्या कहा, किसी भी शब्द से पहले अगर आ लगे, यथा लगे, बे लगे, भर लगे, अगर भर शब्द लग जाए तो भर से क्या होता है? भर से होता है भर पेट। अब आपको कहेंगे बताइए कौन सा समास है, आप कहोगे अविभाव। कैसे? तो पेट शब्द से पहले क्या लग गया? भर लग गया, इसलिए ये हो गया अविभाव समास। अब उदाहरण हम लेते हैं प्यारे बच्चों, आ। मैंने क्या कहा, जिस शब्द से पहले आ लगे, आ से सिर्फ दो ही शब्द बनता है, या तो आजीवन बनेगा या आमरण बनेगा, या तो आ जन्म आ मृत्यु, आ जीवन आ मरण, यानी कि आ से सिर्फ दो ही शब्द बनेगा, उसी को हम लोग अविभाव कहेंगे। अगर हम यहां पर लिख देंगे आजकल, अगर हम यहां पर लिख देंगे आज कल, तो आप क्या कहोगे ये अविभाव समास है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहां पर आ तो है लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि आ से सिर्फ दो ही शब्द बनेगा, या तो आजीवन बनेगा या आमरण बनेगा। बस यही दो शब्द याद रखिए, ये दो शब्द जहां पर भी आ जाए बस डायरेक्ट लगा दो आपका अविभाव समास। बाकी आ से और कोई शब्द को हम लोग अविभाव समास नहीं कहेंगे, यानी आ से सिर्फ दो ही शब्द रहेगा जिसको अविभाव समास कहेंगे, एक आजीवन एक आमरण। बाकी आ से कितना भी शब्द बन जाए उसको अविभाव समास नहीं कहेंगे। ये थोड़ा सा कंडीशन था बस। अब आगे देखिए एग्जाम्पल, फटाफट से बताइए कौन सा समास है। ध्यान दीजिए ध्यान से और फटाफट से बताइए। यथाशक्ति, यथाशक्ति में यहां पर यथा आ गया, शक्ति से पहले यथा लग गया, इसका मतलब ये आपका अविभाव समास। हम कहेंगे यथा संभव, संभव से पहले यथा लग गया, इसका मतलब ये भी अविभाव समास। हम कहेंगे बेअसर, असर से पहले बे लग गया, ये भी अविभाव समास। हम कहेंगे बेसब्र, तो सब्र से पहले बे लग गया, इसका मतलब ये भी अविभाव समास। हम कहेंगे भर पेट, तो पेट से पहले आपका भर शब्द लग गया, उपसर्ग भर है, तो ये हो जाएगा अविभाव समास। हम लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रत्येक, तो प्रत्येक में आपका प्रति छुपा हुआ है, तो ये जो प्रत्येक है ये भी हो जाएगा अविभाव समास। हम लिखेंगे प्रतिवर्ष, तो वर्ष से पहले आपका प्रति है, ये भी अविभाव समास। हम लिखेंगे प्रतिदिन, तो ये दिन से पहले आपका प्रति है, ये भी हो जाएगा अविभाव समास। समझ में आया? तो अविभाव समास अगर आपको समझ में आ गया हो तो उससे भी बहुत ज्यादा आसान है प्यारे बच्चों, वो है द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास क्या होता है, बहुत मजा आएगा। बस क्लास को आज का शेयर कर दो और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और फटाफट से अच्छे से जुड़ जाइए। द्विगु समास वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद जो है प्रधान हो, यानी कि पहला जो पद है वो संख्यावाची होना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे पंचमूली, तो यहाँ पर दो पद है, एक मूली एक पंच, तो पहला पद जो है वो क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, मतलब कि संख्या होना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक से समझते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, यानी कि द्विगु मतलब दो, दो का मतलब ये क्या है? संख्या है। द्विगु मतलब दो, दो क्या है? संख्या है। इसका मतलब जब भी द्विगु समास आ जाए तो हम लोगों को संख्या को ढूंढना है, अंक को ढूंढना है। यानी कि इसका ट्रिक यही है कि द्विगु समास में हम लोग संख्या को प्रधान मानते हैं, हम लोग संख्या को सिर्फ देखते हैं, यानी कि जहां पर भी संख्या आ जाए सीधा हम लोग लगा देंगे द्विगु समास। प्रधान क्या? प्रथम पद, पहला जो पद है वो क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हम यहां पर लिखे पंचमूली। अब पंचमूली का मतलब क्या होता है? पांच मूलों का समूह। यहां पर आपका पांच आ गया, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। नवरत्न, नवरत्न का मतलब नौ रत्न का समूह, तो यहां पर आपका नौ आ गया, तो ये हो गया द्विगु समास। हम यहां पर लिखेंगे सप्तद्वीप। अब सप्तद्वीप का मतलब होता है सात द्वीपों का समूह, इसका मतलब यहां पर सात आ गया, तो सात क्या है? एक संख्या है, और जब भी संख्या आ जाए डायरेक्ट लगाएंगे द्विगु समास। यहां पर देखिए नवग्रह, नवग्रह का मतलब होता है नौ ग्रहों का समूह, तो यहां पर नौ आ गया, यानी कि नौ आपका संख्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा द्विगु समास। यहां पर देखिए त्रिकोण, यानी कि तीन कोणों का समूह, तो यहां पर संख्या तीन आ गया, मतलब द्विगु समास। यहां पर है तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन रंग का समूह, तिरंगा मतलब तीन रंग का समूह, तो यहां पर आ गया तीन, तो ये तीन शब्द जहां पर आ जाए एक संख्या है, और संख्या क्या होता है? द्विगु समास होता है। यानी कि जिस भी शब्द में संख्या आ जाए डायरेक्ट उसको हम लोग द्विगु लगा देंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। तो द्विगु समास क्या आपके लिए आसान है? और एग्जांपल करना चाहते हैं, देख लीजिए। पंच तत्व, पांच तत्व, पांच तत्व है टोटल, है ना? पृथ्वी, अग्नि, वायु, हवा, तो पांच तत्वों का समूह, तो यहां पर पांच संख्या आ गया, तो पांच आ गया, इसका मतलब ये क्या है? द्विगु समास है। चतुर्मुख मतलब चार मुखों का समूह, तो चार आ गया, एक चार संख्या है, ये हो जाएगा द्विगु का समूह। यहां पर चौराहा मतलब चार राहों का समूह, तो ये चौराहा मतलब चार आ गया, तो चार जो है ये आपका हो जाएगा द्विगु, क्योंकि चार एक संख्या है।
एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसलिए हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिख के लाए हैं, आपको समझ में भी आ जाए और आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए डायरेक्ट बन जाए। ओके, इसको नोट भी कर लेना। तो द्विगु समास में सिर्फ संख्या को देखना है, और आपका जो अविभाव समास था उसमें हमने क्या कहा, दोनों शब्द समान रहेगा अगर, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, या शब्द से पहले बे, यथा, प्रति, भर, आ जाए, ये हो जाएगा आपका अविभाव समास। अब अगर प्यारे बच्चों आप अविभाव समास समझ गए, द्विगु समास यानी कि संख्या समझ गए, तो इससे भी ज्यादा आसान है आपका, वो है द्वंद्व समास। ये तो मतलब हलवा है, हलवा, इतना आसान है क्या बोलेंगे। द्वंद्व समास किसे कहते पता है, जिसमें जोड़ी का बोध हो। ट्रिक इसका क्या है, जोड़ी का बोध हो या विलोम शब्द हो, यानी वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद दोनों ही प्रधान हो। प्रधान का मतलब होता है दोनों ही मालिक हो। जैसे अगर हम लिखेंगे यहाँ पर भाई बहन, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे भाई बहन, तो आप बताओ तो इन दोनों में कौन मालिक है। बहुत सारे लोग बोलेगा सर भाई बहन, लड़की लोग बोलेगी सर बहन मालिक होगा। नहीं, ये दोनों मालिक है। यहाँ पर भाई भी प्रधान है, यहाँ पर बहन भी प्रधान है। अगर हम लिखेंगे पति पत्नी, अगर हम लिखेंगे पति पत्नी, तो आपको पूछेंगे बताइए पति और पत्नी में कौन प्रधान है, तो आप कहोगे कि नहीं पति प्रधान। ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों ही मालिक है, दोनों ही प्रधान पद कहलाएगा, पति और पत्नी भी। बट हम लोग को परिभाषा के अनुसार नहीं चलना है, हम लोगों को ट्रिक के अनुसार चलना है। तो ट्रिक क्या है, जोड़ी का बोध हो या विलोम शब्द हो। विलोम शब्द कैसे, जैसे अगर हम आपको बोलेंगे भाई और बहन, तो भाई का उल्टा क्या होता है बहन, ये विलोम शब्द हो गया। बोलेंगे लड़का, लड़का का उल्टा लड़की, ये विलोम शब्द हो गया। या फिर एक जोड़ी का बोध हो, जोड़ा, जोड़ा किसे कहते हैं, जैसे लड़का लड़की का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, भाई बहन का जोड़ा, या तो जोड़ा हो या तो क्या हो, उल्टा हो, विलोम हो। जैसे हम कहेंगे माता, उसका उल्टा क्या होता है पिता, या माता पिता उल्टा। या फिर अपना पराया, भला बुरा, आग पानी, है ना, आग पानी, ठंडा गर्मी, ये सब क्या है, ये सब आपका द्वंद्व है। तो द्वंद्व में सिर्फ याद रखना है प्यारे बच्चों, ये दो ही चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। एक आपका अविभाव समास, अविभाव में क्या था, समान शब्द था। जैसे अगर हम लिखेंगे रातों रात, तो रातों रात, तो ये जो रातों रात शब्द है ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये आपका हो जाएगा अविभाव समास। अगर हम वहीं पे लिखेंगे रात दिन, अगर हम वहीं पे लिखेंगे रात दिन, तो ये आपका हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास, क्योंकि रात और दिन ये दोनों उल्टा है। रात रात लिख देते फिर समान हो जाता, समान हो जाता अविभाव, और रात दिन मतलब उल्टा है, तो उल्टा यानी कि विलोम शब्द हो उसको कहेंगे द्वंद्व समास। तो क्या आपने द्वंद्व समास समझा। द्वंद्व समास का मतलब है वह समास जिसमें जोड़ी का बोध हो। जैसे भाई बहन एक जोड़ा होता है, माता पिता, पति पत्नी, है ना, पति पति बोल देते, अगर दोनों शब्द समान बोल देते तब ये आपका क्या हो जाता, पहला वाला हो जाता अविभाव समास। अगर हम बोल देते आग आग, तब ये अविभाव समास हो जाता। लेकिन आग का उल्टा क्या है, पानी, आग पानी, गर्म ठंडा, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा विलोम, या फिर जोड़ी का बोध होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे द्वंद्व समास। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल था। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, एग्जाम्पल को इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान से देखिए। भाई और बहन, इसको लिखते हैं भाई बहन। धर्म और अधर्म, इसको लिखते हैं धर्म अधर्म, तो धर्म अधर्म ये दोनों शब्द हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। माता पिता यानी कि माता एवं पिता, आगे एवं पीछे मतलब आगे पीछे, हानि तथा अहानि मतलब हानि अहानि, अपना पराया, आग पानी मतलब आग और पानी। तो यानी कि दो शब्द अगर विलोम हो, उल्टा हो, या जोड़ी का बोध हो, जैसे माता पिता, पति पत्नी, लड़का लड़की, भाई बहन, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब जो शब्द है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इन दोनों में आप अंतर अच्छे से याद रखना। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे रात रात, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे रात रात, और यहाँ पर अगर हम लिख देंगे रात दिन, तो बताइए इन दोनों में क्या अंतर होगा, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल, तो रात दिन अगर शब्द लिख देंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। और अगर हम लिख देंगे रात रात, यानी दोनों शब्द समान है, तो दोनों शब्द अगर समान हो तो डायरेक्ट लिख देंगे अविभाव समास। तो पहला वाला अविभाव समास हो जाएगा रात रात, और रात दिन आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ओके, क्लियरली हो गया। तो आप तीन समास समझ गए आसानी से। द्विगु मतलब संख्या, अविभाव मतलब समान हो, या बे, यथा, भर, या प्रति, या आ, ये शब्द आ जाए शब्द से पहले तो उसको अविभाव कहेंगे। द्विगु मतलब संख्या, और द्वंद्व मतलब जोड़ी का बोध हो या विलोम शब्द हो। ये तीनों अगर आप समझ गए तो अब अगला प्रकार है वो है तत्पुरुष समास। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्या होता है तत्पुरुष समास? वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। अब दूसरा पद मतलब क्या, जैसे हम लिखेंगे लाठी, हम लिखेंगे लाठी, और हम लिखेंगे चोर। अब आप कहो तो इसमें कौन मालिक हो सकता है,
क्या लाठी किसी का मालिक होगा? यहां पर मालिक कौन होगा? चोर होगा। अगर हम लिखेंगे लाठी और हम लिखेंगे अंधा, लाठी और अंधा, तो आप बताओ तो इन दोनों में प्रधान कौन होगा? तो आप कहोगे सर अंधा प्रधान होगा। बोलोगे कैसे? अरे लाठी तो निर्जीव है, इसमें तो कोई जान ही नहीं है, इसको जैसे करेंगे वैसे होगा। यहाँ पर मालिक कौन होगा? अंधा बनेगा। तो इसका मतलब वह समास जिसमें दूसरा शब्द क्या हो? प्रधान हो। दूसरा शब्द हो प्रधान, दूसरा मतलब कि दूसरा वाला, दो शब्द आएगा उसमें से दूसरा। जैसे लाठी चोर, इसमें जो चोर है ये क्या है? प्रधान है। अब ट्रिक से समझते हैं। ट्रिक इसका क्या है प्यारे बच्चों? इसका ट्रिक है विभक्ति चिन्ह। ये विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो आपने कारक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? कोई बात नहीं। देखिए कारक जो है प्यारे बच्चों 8 प्रकार का होता है। कारक कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबंध संबोधन हे अरे। तो कर्ता का ये विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह मतलब क्या होता है? जैसे हम लिखेंगे राम ने, हम लिखेंगे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तब आप कहेंगे यहां पर विभक्ति चिन्ह कौन सा है? तो ये जो ने है, ने आपका विभक्ति चिन्ह है। ये जो को है प्यारे बच्चों, ये को आपका विभक्ति चिन्ह है। यानी कि ने, को, से, के, लिए, से, के, काकी, मैमी, पर ये सब क्या है? आपका विभक्ति चिन्ह है। अब ये विभक्ति चिन्ह का क्या काम है? यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का काम है, जैसे हम लिखेंगे लाठी चोर, इसका मतलब क्या है? लाठी को चुराने वाला। हम लिखेंगे जेब कतरा, मतलब जेब को कतरने वाला। अब यहाँ पर लाठी चोर में लाठी को चुराने वाला, तो ये को शब्द आ गया, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। हम लिखेंगे जेब कतरा, मतलब जेब को कतरने वाला, तो ये को शब्द आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया तत्पुरुष समास। यानी कि जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आ जाए डायरेक्ट वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा पाठशाला, अब पूछेगा बताइए पाठशाला कौन सा समास है? तो अब इसको तो थोड़ा दिमाग में तोड़ोगे। अच्छा पाठशाला मतलब पाठ का शाला या पाठ के लिए शाला, मतलब ये के लिए शब्द आ गया, इसका मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास। या रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, तो ये के लिए शब्द आ गया, मतलब ये तत्पुरुष समास। तो इसका मतलब हुआ कि जब शब्द को हम लोग तोड़ेंगे तो इससे एक विभक्ति चिन्ह निकलेगा, और यही विभक्ति चिन्ह प्यारे बच्चों आपका कहलाएगा तत्पुरुष समास। और विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो इसको हम लोग विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जब हम लोग कारक पढ़ेंगे तो आपको विभक्ति चिन्ह भी अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की संबोधन हे अरे, इसी को हम लोग कहते हैं विभक्ति चिन्ह कारक का। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं, चीजें आपको समझ में आएगा। मैंने दो चीज बताया, या तो ये विभक्ति चिन्ह आ जाए या फिर दूसरा पद आपका प्रधान हो। अब यहां पर देखेंगे कार्य कुशल। अब यहां पर देखोगे तो कार्य जो है काम है, कुशल मतलब कुशल, तो इसका मतलब इन दोनों शब्द में आपका जो है प्यारे बच्चों ये कुशल जो शब्द है ये प्रधान है। रेखांकित, ये रेखा जो अंकित, तो अंकित जो शब्द है ये आपका प्रधान है। लोकप्रिय तो परीक्षा भवन, तो भवन जो शब्द है ये आपका प्रधान है। तो या तो आप प्रधान शब्द ढूंढ लोगे या फिर आप इस शब्द को तोड़ोगे। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। तो इसका मतलब आप यानी यहाँ पर ये समझा कि जब शब्द को तोड़ेंगे तो वहां पर या तो के आएगा, या तो के लिए आएगा, या तो का आएगा, या तो मैं आएगा। ये शब्द जहां भी आ जाए डायरेक्ट लगा देंगे तत्पुरुष समास। जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे समझा देंगे, डोंट वरी। तो तत्पुरुष समास में सिर्फ ये विभक्ति चिन्ह को याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान मैं पर संबंध काके की संबोधन हे अरे। ब्रो तो क्या दिन भर गेम खेलता रहता है? थोड़ा अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दे दे। मैं वही तो कर रहा हूँ। क्या मतलब? ये कोई नॉर्मल गेम नहीं है, दिस इज एनएसटी समुराई, मेंट फॉर फर्स्ट टाइम कोडर्स एंड जेई स्टूडेंट्स हु कैन लर्न कोडिंग व्हाइल प्लेइंग। क्या बात कर रहा है? मैं नहीं मानती। अरे संप्रदान के लिए अपादान मैं पर संबंध काके की संबोधन हे अरे। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? देखो, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। एक पद क्या होना चाहिए? विशेषण, और दूसरा पद क्या होना चाहिए? विशेष्य। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वो होता है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वो होता है विशेषण। जैसे हम लिखेंगे कि राम जो है गोरा है, तो राम क्या है? गोरा है, तो गोरा उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगर हम लिखेंगे ये पेन जो है काला है, इसका मतलब पेन क्या है? काला है, तो काला इसका विशेषण हो गया। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिनकी विशेषता बताया जाए। जैसे राम की विशेषता बता रहे थे तो राम क्या हो जाएगा? विशेष। हम बोलेंगे क्या कि पायल बहुत खूबसूरत है, तो अब यहां पर देखोगे पायल क्या है? खूबसूरत है, तो खूबसूरत जो है ये क्या हो गया?
विशेषण हो गया, और पायल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष, और जिनका जो बताया गया मतलब जो तारीफ किया गया, जो विशेषता बताया गया वो हो जाएगा विशेषण। ओके, तो विशेष और विशेषण समझ गए। मतलब ये है कि इसमें एक पद जो है आपका विशेषण रहना चाहिए और दूसरा पद जो है वो विशेष से रहना चाहिए। जैसे हम लिखेंगे काली मिर्च, मतलब क्या, काली मतलब उनका मिर्च जो है वो क्या है, काली है। मतलब ये हो गया कि मिर्च जो है वो क्या है, काली है। तो काली क्या हो गया, इनका विशेषण हो गया, और मिर्च क्या हो गया, विशेष हो गया। क्यों, क्योंकि काली ये काला था, तो तारीफ हुआ इनका कि ये काला है, और जिनका तारीफ किया गया वो कौन है, मिर्च है। इसका मतलब यहां पर है कि पहला पद विशेषण होना चाहिए, दूसरा पद विशेष होना चाहिए। ठीक, या फिर ट्रिक से समझेंगे तो विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जहां पर भी विशेषता आ जाए मतलब वो कर्मधारय हो जाएगा। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे। जैसे हम यहां पर लिखते हैं नील कमल। अब कहोगे सर ये नील कमल यहां पर कैसे देखेंगे क्या है, तो नील कमल का मतलब होता है नीला है जो कमल। पीतांबर, पीतांबर का मतलब पीला है जो अंबर। इस पे थोड़ा सा स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पीतांबर। नील गगन, नीला है जो गगन, यानी कि जो गगन है, जो आसमान है वो क्या है, नीला है। मतलब ये गगन आसमान क्या हो गया, विशेष से हो गया, और नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसका मतलब ये दोनों हो जाए तो इसको कहेंगे कर्मधारय समास, या फिर विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय कहेंगे। हम कहेंगे महापुरुष, तुम महापुरुष हो, तो ये महापुरुष शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। बोलोगे कैसे, तो महापुरुष मतलब क्या होता है, महान है जो पुरुष, यानी कि हम किसी की विशेषता बता रहे हैं। हम कहेंगे क्या कि वो जो है महावीर है, वो क्या है, महावीर है। मतलब ये महावीर का मतलब क्या होता है, यानी बहुत वीर है, वो बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है। मतलब हम किसी का तारीफ कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्मधारय समास। तो इसका मतलब आपने समझा। अगर हम बोल देंगे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का मतलब क्या होता है, चांद जैसा मुख। तुम्हारा जो मुख है ना वो चंद्रमुख है, मतलब तुम्हारा जो मुख है वो चांद जैसा है। तो चंद्रमुख क्या हो गया, एक तरह का विशेषता हो गया, यानी कि हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, हम आपकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो भी शब्द प्यारे बच्चों विशेषता बताए डायरेक्ट उसको लिख देंगे कर्मधारय समास। यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ध्यान से देख लीजिए। कर्मधारय समास का मतलब जो शब्द विशेषता बताए, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल जो है वो नीला है। पीतांबर यानी पीला है जो अंबर, अंबर आसमान पीला है। नील गगन, नीला है जो गगन, गगन आसमान नीला है। चंद्रमुख यानी चांद जैसा मुख, तो ये चंद्रमुख, नील गगन, पीतांबर, नील कमल, तुम्हारी आंख नील कमल है। तो इस तरीके से जो हम लोग ये बोलते हैं तो एक तरह का तारीफ है, इसी को प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। या महापुरुष, वो पुरुष जो है क्या है, महान है। महावीर, वो पुरुष बहुत वीर है। महात्मा, वो आदमी बहुत महान है, उनकी आत्मा महान है। नील गाय, नील है, नीला है जो गाय। महादेव, वो जो देव महान है। तो ये जो तारीफ करते हैं, विशेषता बताते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चों कर्मधारय समास। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करवाएंगे, सब समझ में क्लियर आ जाएगा, डोंट वरी। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगला है जो लास्ट है, छठा प्रकार है, वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, यहां पर जो है दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, यहां पर कोई मालिक नहीं है, यहां पर कोई मालिक नहीं है। यानी कि यहां पर हम लोग ट्रिक है, देवी देवता या वीआईपी लोग का बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे, या तो वो देवी होगा, या तो देवता होगा, या कोई वीआईपी लोग होगा। जैसे हम कहेंगे दशानन। अब ये दशानन कौन सा समास है, तो आप कहोगे सर दशानन, तो दशानन कौन था, एक देवता थे, रावण थे, है ना। तो यानी कि 10 मुख है। दशानन का मतलब जिनका 10 मुख हो, तो जिनका 10 मुख हो उनको क्या कहेंगे, रावण कहेंगे। तो दशानन जहां भी आ जाए ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। हम लिखेंगे नीलकंठ। नीलकंठ क्या होता है, तो नीला कंठ है जिनका, यानी कि जिनका नीला कंठ है, अर्थात शिव जी। शिव जी का जो कंठ है वो क्या है, नीला है। तो शिव जी को हम लोग क्या कहते हैं, नीलकंठ कह के बुलाते हैं। तो नीलकंठ जहां पर आ जाए इसका मतलब ये क्या है, बहुव्रीहि समास है। यानी कि जहां पर भी देवी देवता या वीआईपी लोग का बात हो, जिस समास में देवी देवता या वीआईपी लोग का बात हो, ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। समझिए अच्छे से, ये इसको सिर्फ समझिए, बाद वाला भी छोड़ दीजिए, उसको हम रिवाइज करवा देंगे। अगर हम लिखेंगे लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर है ना, गणेश जी, सूर्य जिसका होता है ना। तो गणेश जी मतलब लंबा उधर है जिनका, उनको कहते हैं गणेश जी। तो इसका मतलब लंबोदर शब्द जहां पर आ जाए तो हम लोग लिखेंगे बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरिधर, गिरिधर का मतलब गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण,
यानी कि गिरिधर किन्हें कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। तो श्री कृष्ण को ये देवी हो, मतलब देवता हो गए, इसका मतलब गिरिधर जो है ये आपका कौन समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और हम कहेंगे महावीर। महावीर महान है जो वीर, अर्थात महावीर। अब महावीर जो है भगवान है जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था, तो महावीर जो शब्द है वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो ये आएगा कि सर आपने अभी जो है यहाँ महावीर को अभी आपने कहा क्या कि ये कर्मधारय समास है, और अभी आप कह रहे हैं कि ये आपका बहुव्रीहि समास है। दोनों तो महावीर सेम होता है। हाँ, सेम जरूर होता है, लेकिन हम लोगों को दिमाग ये लगाना है कि एक महावीर होता है क्या, कि जैसे बोलते मेरा बेटा वीर है, मेरा बेटा महावीर है, तो यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, तो जहां पर भी विशेषता बताई जाए तो ये आपका डायरेक्ट हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन जहां पर हम भगवान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एक तरीके से देवी देवता की बात, तो यहां पर सीधा लगा देंगे बहुव्रीहि समास। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, डोंट वरी, कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? अविभाव समास। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है वो है अविभाव समास। अविभाव समास किसे कहते हैं? जिस शब्द से पहले या था लगे, पे लगे, या भर लगे, या प्रति लगे, या आ लगे, तो इसको हम लोग कहते हैं अविभाव समास। या दोनों शब्द समान हो, जैसे रातों रात, हाथों हाथ, हाथ हाथ, ये 2 शब्द समान है, सेम है, तो इसको हम लोग कहेंगे अविभाव समास। यथा संभव, भरपेट, बेअसर, ये सब हो जाएगा अविभाव समास। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में हम लोगों ने क्या देखा? जहां पर संख्या का बोध हो, जैसे हम बोलेंगे पंचमुखी मतलब 5 मुख वाला, तिरंगा मतलब 3 रंग का, तो जहां पर भी संख्या का बोध हो मतलब वो हो जाएगा द्विगु समास। तीसरा प्रकार हमने आपको बताया द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या? या तो जोड़ी का बोध हो या विलोम शब्द हो, जैसे भाई बहन एक जोड़ा है, पति पत्नी एक जोड़ा है कि नहीं, या फिर काला गोरा एक उल्टा है, हम बोलेंगे ठंडा गरम ये उल्टा है, हम बोलेंगे ठंडा गरम, या रात दिन ये भी उल्टा है, रात का उल्टा दिन। तो जहां पर भी उल्टा हो या जोड़ी का बोध हो तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ये तीनों समझ गए। अब अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का मतलब हम बहुत आसानी से बताए, जहां पर भी कारक आ जाए, विभक्ति चिन्ह आ जाए। विभक्ति चिन्ह मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान में पर, तो ये जो ने बोले, को बोले, के लिए बोले, ये सब क्या है? विभक्ति चिन्ह है। अब जब हम लोग शब्द को तोड़ेंगे तो ये को अगर आ जाएगा मतलब ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जैसे हम बोलेंगे लाठी चोर मतलब लाठी को चुराने वाला, तो को शब्द आ गया मतलब लाठी चोर जो है ये आपका हो जाएगा कौन समास? ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास। ठीक है, अब कर्मधारय समास जहां पर विशेषता बताई जाते हैं, विशेषता तारीफ की जाती है। नील गगन, चंद्रमुख यानी उनका मुख जो है वो चांद जैसा है, चंद्रमुख। नील गगन, गगन जो है वो नीला है, तो जहां पर भी तारीफ हो वो हो जाएगा कर्मधारय, विशेषता बताई जाए वो हो जाएगा कर्मधारय। और बहुव्रीहि का मतलब जहां पर देवी देवता का बात हो, जैसे हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने समझा। लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, महावीर, गजानन, जहां पर भी प्यारे बच्चों इन लोगों की बात आ जाए तो ये आपके हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। तो इसलिए हम जितना एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं ये सब एग्जाम्पल को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समास समझ गए। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आप समास सच में समझे हैं तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपसे बनना चाहिए। ठीक है, मजा आ गया आप लोगों को? अब क्या क्वेश्चन आंसर का एक एक करके जवाब दे पाएंगे? और वीडियो को प्यारे बच्चों जो भी लाइक नहीं की हो जल्दी जल्दी से लाइक कर लो, बहुत मेहनत लगती है ना इसको लगा बनाने में। और रोज आपकी शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो आप लोग जिनका भी व्याकरण है या हिंदी इंग्लिश है, ठीक है, तो शाम 7 बजे आप लोग रोज आ जाया कीजिए, है ना। चलिए सर मेरे डैडी का नाम महावीर, तो वो नहीं होंगे, देवी देवता का बात हो। अब आपके डैडी जो है बहुव्रीहि नहीं हो जाएंगे। ठीक है, महावीर को कर्मधारय में ही रखना पड़ेगा। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आजन्म जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो मैंने क्या कहा, जिस शब्द से पहले आ जाए वो आपका हो जाएगा अविभाव समास। अब आजन्म मतलब यहां पर आ गया तो आ आपका हो जाएगा अविभाव समास। याद रखिएगा, आ से सिर्फ 2 ही शब्द आपका, ये जो आ है, आ से सिर्फ 2 ही शब्द आपका अविभाव होगा। एक आपका होगा आजन्म, एक होगा आजन्म, एक होगा आमृत्यु। ये दोनों शब्दों को याद रखना, आमरण, आजन्म या आमरण। ये आ से 2 ही शब्द प्यारे बच्चों बनता है जो कि आपका अविभाव समास कहलाता है। बाकी आ से कितना भी शब्द बन जाए वो आपका अविभाव समास नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखेंगे आजकल तो आप लोग इसको अविभाव समास मत कहना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ तो आ है, बिल्कुल है, बट आपको यहाँ पर मैंने क्या कहा कि आजन्म और आमरण ये 2 ही शब्द है जिसको अविभाव समास कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अविभाव समास।
फर्स्ट का राइट आंसर ए लगा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चतुर्भुज कौन सा समास होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। चतुर्भुज आप लोग को पढ़ाए हैं, लाइव है, तो जवाब दीजिए। चतुर्भुज कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अविभाव। अब यहां पर ध्यान से देखोगे, चतुर्भुज मतलब यहां पर चार भुजा की बात हो रही है। अब चार क्या है? एक संख्या है। चार क्या है? एक संख्या है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब यहां पर तो द्विगु है ही नहीं, कहां द्विगु कही है? क्या द्विगु है? नहीं है, तो फिर क्या होगा आंसर? यही तो मेरा कराने का मकसद था क्वेश्चन। अब दीजिए आंसर। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब यहां पर प्यारे बच्चों हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा, बात सही है। यानी कि अगर चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चार भुजा। अब अगर ये यहां पर चार है, चार क्या है? संख्या है, इसका मतलब ये आपका द्विगु समास होना चाहिए। लेकिन आप ऑप्शन को देखिए, कहीं भी द्विगु समास नहीं है। अब यहां पर कौन सा समास होगा? क्या कर्मधारय होगा? बिल्कुल नहीं। क्या अविभाव होगा? बिल्कुल नहीं। अब कौन सा समास होगा? तो चतुर्भुज प्यारे बच्चों, ईश्वर का चार भुज, ये भुजा, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि यहां पर देवी देवता की बात हो रही है। तो द्विगु नहीं हुआ तो बहुव्रीहि हो गया, क्योंकि चतुर्भुज देवी देवता की बात हो रही है। अगला देखिए, हाथ पैर, हाथ और पैर। अब ये क्या शब्द है? हाथ पैर, ये विलोम है एक दूसरे का, हाथ पैर है ना। तो हाथ पैर जो है ये आपका एक तरह का जोड़ी है। हाथ पैर, लड़का लड़की, पति पत्नी जोड़ी है। तो जहां पर भी जोड़ी हो जाए, जोड़ी का बोध हो, उसको डायरेक्ट लगाएंगे द्वंद्व समास। यानी कि थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नो डाउट आप लोगों का 100% सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4, जो कि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, देखते हैं 4 का आंसर कौन दे पा रहा है। चलिए देखिए, पंचवटी, पंचवटी। अब यहां पर पंच, पंच का मतलब पांच, पांच क्या है? एक संख्या है। संख्या क्या होता है? द्विगु समास होता है। मतलब ये पंचवटी, पंचवटी जो है ये आपका हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन सी 4 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। लंबोदर कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर, यहां पर देवी देवता की बात हो रही है। तो लंबोदर शब्द जहां पर आ जाए तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास, है ना। गजानन, लंबोदर, ये सभी क्या है? बहुव्रीहि समास है। तो जितना हम आपको देवी देवता का एग्जाम्पल कराए हैं उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कामचोर। कौन है कामचोर? यहां पर आप लोग में से बताइए, कामचोर कौन है? बताइए। कामचोर यानी कि काम में चोरी करने वाला। यहां पर क्या आ गया? ये मैं शब्द आ गया, मैं। कामचोर का मतलब काम में चोरी करने वाला, या फिर कहें कि काम में जी चुरा के भागने वाला, कामचोर इसी को कहते हैं। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल, ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्योंकि ध्यान से अगर देखोगे तो कामचोर जो है ये बहुव्रीहि तो नहीं होगा, कोई देवी देवता तो नहीं है ये। क्या बहुव्रीहि होगा? बिल्कुल नहीं। क्या अविभाव होगा? बिल्कुल नहीं। अगर अविभाव तभी होगा ना जब शब्द से पहले बे लगे, यथा लगे, या दोनों शब्द समान हो, या भर लगे, या प्रति लगे। क्या कुछ लगा है यहाँ पर शब्द से पहले? कोई उपसर्ग लगा है? बिल्कुल नहीं, तो अविभाव नहीं होगा। क्या कर्मधारय होगा? क्या कामचोर कोई विशेषता है? क्या कोई तारीफ है? ये तो बुराई है, इसका मतलब कर्मधारय नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऐसे भी आप आंसर लगा सकते हैं 6 का, क्या लगा सकते हैं कि नहीं? वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आजकल कौन सा समास हो जाएगा? आजकल। अब यहां पर आज शब्द को देख करके कोई वो मत लगा देना, क्या क्या अविभाव मत लगा देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा आज से सिर्फ 2 ही शब्द, आजम, आमरण, बस। और बाकी दुनिया का कोई भी शब्द आज से बनता हो उसको अविभाव नहीं कहेंगे। तो आजकल, आज और कल, आजकल ये जोड़ी हो रहा है, उल्टा विलोम, जोड़ी, जोड़ी का बोध हो रहा है। तो जहां पर भी जोड़ी का बोध हो डायरेक्ट लगा देंगे द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8, हाथ पैर, ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। हाथ पैर अभी आपका आया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यथा समय। अब मैंने क्या कहा? जिस भी शब्द से पहले यथा लगे, बे लगे, भर लगे, प्रति लगे, आ लगे, इसको डायरेक्ट हम लोग कहते हैं अविभाव समास। तो यथा समय में ये यथा पहले लग गया, समय से पहले यथा लगा, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा अविभाव समास, यानी कि ऑप्शन सी 9 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिदिन। दिन से पहले क्या लगा है? प्रति। तो किसी भी शब्द से पहले अगर प्रति लगे तो ये क्या होता है? अविभाव समास होता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11, अनादर। अनादर। अब यहां पर बोलोगे कि सर अनादर में तो ये अ लगा है, बट फिर से मैंने क्या कहा? आ से सिर्फ 2 ही शब्द बनना चाहिए, आजन्म और आमरण, बाकी कोई शब्द को अविभाव नहीं कहेंगे। तो फिर अनादर कौन सा समास होगा? बताइए, अनादर आपका कौन सा समास होगा? जल्दी बोलिए। अनादर।
तो इसको याद रखना हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अनादर शब्द है प्यारे बच्चों, ये नत्र समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद रखिएगा। ओके, ना ही अविभाव होगा, ना ही कर्मधारय, ना ही तत्पुरुष, ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिलोक। अब त्रिलोक मतलब 3 लोक, मतलब यहां पर संख्या की बात हो रही है, तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे 12 का, बोलिए। यहां पर संख्या की बात हो रही है तो ये हो जाएगा द्विगु। त्रिलोक मतलब 3 लोक, 3 मतलब संख्या, संख्या मतलब द्विगु, ऑप्शन बी, क्योंकि द्विगु में हम लोग सिर्फ संख्या को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजकुमार में कौन सा समास होगा? क्या राजकुमार कोई तारीफ है? क्या राजकुमार द्वंद्व होगा? बिल्कुल नहीं। द्वंद्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई जोड़ा का बोध नहीं हो रहा। ठीक है। क्या बहुब्री ही होगा? बिल्कुल नहीं। राजकुमार कोई भगवान थोड़ी है, कोई देवी देवता थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। क्या तत्पुरुष या कर्मधारय होगा? तो अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है, क्या ये कर्मधारय होगा या क्या तत्पुरुष होगा? ए और बी में 13 का जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी, इतना पढ़ाए हैं तो जवाब तो बनता ही है। बिल्कुल, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि राजकुमार कोई तारीफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। 13 का जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, ए जो लगा रहे हैं वो गलत है, ये कोई तारीफ नहीं है राजकुमार, है ना, राजकुमार तो ऐसे ही कह देते हैं, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला, दाल रोटी। दाल रोटी जोड़ा द्वंद्व, जोड़ा हो जाए तो द्वंद्व, है ना। देखिए दुआ दुआ यहां से भी पता चलता है, जोड़ी का बोध हो, जहां पर भी जोड़ी का बोध हो तो वहां पर क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दुआ दुआ, दुआ दुआ मतलब 2 शब्द है, जोड़ा है, जोड़ा किसे कहते हैं? 2 लोग हो उसको जोड़ा कहते हैं, तो द्वंद्व समास हो, जोड़ी का बोध हो। दाल रोटी जोड़ी का बोध है। घनश्याम, ये कौन सा समास हो जाएगा? घनश्याम, बताइए क्या ये द्वंद्व समास होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये द्विगु होगा? बिल्कुल नहीं। तो कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा? दोनों में से कोई होगा 15 का, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो बिल्कुल घनश्याम जो है ये आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने आपको ये जितना भी एग्जाम्पल पढ़ाया है, इस एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% है आपका समाज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर सच में आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है।